नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका 4:30 बजे के आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं। और अब आज क्या खास है आपके लिए, सबसे पहले एक बार नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जिनसे आपको आज हम अवगत कराएंगे। लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर टॉपिक 1, 2, 3, 4 ये 4 मुद्दे। पहला मुद्दा, रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से चल रही लड़ाई को रोकने के लिए अमेरिका ने एक अस्थायी समझौता करवाया है। दूसरे मुद्दे में बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है जिसमें संघीय चुनावों में मतदान के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य किया गया है। यह भी दूसरे मुद्दे में आपको विस्तार से समझाएंगे। तो पहला मुद्दा महत्वपूर्ण है, अमेरिका से जुड़ा हुआ है। दूसरा, ट्रंप ने क्या नया कर दिया है यह आपको हम बताने वाले हैं आज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, युद्ध का मुद्दा और दूसरा भी वहां पर प्रमाण अनिवार्य किया गया है, वो मुद्दे। फिर तीसरे मुद्दे में हम बताएंगे मध्य पूर्व में युद्ध की आहट जो है वो तेज हो रही है। इजराइल के गाजा, सीरिया और लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। वहीं अमेरिका यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को निशाना बना रहा है। लेकिन अब इस युद्ध में एक नया मोड़ आ चुका है कि ईरान ने खतरनाक चेतावनी दे दी है, देते हुए अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का प्रदर्शन किया है। ये जो आप टॉपिक नंबर 3 में देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। बहुत बड़ा इलाका, हथियारों का जो भंडारण वहां पर किया गया है, डराने का प्रयास किया गया है। लेकिन इजराइल क्या डरेगा? क्या वो चुपचाप बैठा रहेगा? कितना ही अंडरग्राउंड क्यों ना बना लो, इजराइल को आदत है, जहां पर भी टनल होता है वहां पर घुस के इजराइल मारता है। लेकिन दुश्मन भी कमजोर उसको आंकना नहीं चाहिए। तो इजराइल का दुश्मन ईरान, आप जो कहेंगे, काफी सक्षम नजर यहां पर आ रहा है। इसका भी विश्लेषण होगा। फिर चौथा मुद्दा, दक्षिण कोरिया के दक्षिणी क्षेत्रों में तेज हवाओं और शुष्क मौसम के कारण लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई है। और कहां पर आग लग रही है, बार बार आग लग रही है, इसका विश्लेषण भी होगा। चलिए पहली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से चल रही लड़ाई को रोकने के लिए अमेरिका ने एक अस्थायी समझौता करवाया है। इस समझौते के तहत ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, जिससे अनाज और अन्य जरूरी सामानों का व्यापार बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। इस समझौते को कुछ मुख्य बातें हैं उसमें आपको समझाता हूं। जैसे ब्लैक सी में जहाजों की आवाजाही पर हमले नहीं किए जाएंगे, तो ब्लैक सी को लेकर समझौता, ताकि खाद्य और ऊर्जा उत्पादों का व्यापार जारी रह सके। रूस ने इस समझौते को स्वीकार किया है, लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने की मांग कर डाली है। अगले 30 दिनों तक दोनों देश एक दूसरे की ऊर्जा सुविधाएं जैसे पावर प्लांट, गैस पाइपलाइन आदि पर हमला नहीं करेंगे। ये सौदा सऊदी अरब में अमेरिका की मध्यस्थता में हुई 3 दिवसीय बातचीत के बाद हुआ। इस बैठक में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनाई। हालांकि ये एक स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन इससे आगे की बातचीत का रास्ता खुल सकता है। अब बात करते हैं कि इस समझौते से आगे क्या क्या चुनौतियां हैं। रूस चाहता है कि उसके कृषि और ऊर्जा उत्पादों पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश इसके खिलाफ हैं। युद्ध विराम का पालन करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था नहीं बनाई गई है, जिससे किसी भी पक्ष के मुकरने का खतरा बना रहेगा। यह समझौता केवल 30 दिनों के लिए है, जिसके बाद फिर से लड़ाई शुरू होने की आशंका बनी रहेगी। अब सवाल उठता है कि क्या यह स्थायी शांति की ओर पहला कदम है? तो बता दें कि इस अस्थायी युद्ध विराम से उम्मीद जगी है कि दोनों देश आगे की बातचीत के जरिए कोई स्थायी यानी परमानेंट समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिशें जारी हैं कि यह समझौता आगे बढ़े और लंबे समय तक युद्ध को रोका जा सके। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या युद्ध विराम वास्तव में टिकाऊ साबित होता है या साबित नहीं होता। लेकिन ब्लैक सी में युद्ध विराम जो है एक अच्छी शुरुआत है, अस्थायी शांति। लेकिन ये पूर्ण जो एक समाधान जो है, हम तो आशा करते हैं जल्द मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा समय लगे। चलिए, ये खबर भी आपको बताई, विस्तार से समझाई और आपको समझाया कैसे युद्ध में क्या नए अपडेट्स हैं। लेकिन अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसमें संघीय चुनावों में मतदान के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा यह आदेश चुनाव दिवस तक सभी मतपत्रों की प्राप्ति की मांग करता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अमेरिका बुनियादी और जरूरी चुनाव सुरक्षा लागू करने में नाकामयाब रहा है और राज्यों से वोटर लिस्ट को साझा करने और चुनाव अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए संघीय एजेंसियों के साथ काम करने की अपील की गई है। ये उन राज्यों से संघीय निधि वापस लेने की भी धमकी देता है जहां चुनाव अधिकारी ठीक से काम नहीं करते हैं। ये कदम ट्रंप के लंबे समय से चले आ रहे चुनावी प्रक्रियाओं के खिलाफ रुख का हिस्सा है। वो अक्सर चुनावों में धांधली के दावे करते रहे हैं, भले ही इसके समर्थन में ठोस प्रमाण न हो।
आलोचकों का कहना है कि यह आदेश लाखों योग्य मतदाताओं को मतदान से वंचित कर सकता है, विशेष रूप से उन समुदायों को जो नागरिकता के दस्तावेज आसानी से उपलब्ध नहीं करा सकते। आदेश के अनुसार संघीय एजेंसियों को राज्यों की मदद करनी होगी ताकि वे मतदाता सूचियों में गैर नागरिकों की पहचान कर सकें और संघीय अनुदानों को राज्यों की इस आदेश के अनुपालन पर निर्भर किया जाएगा। इसके अलावा राज्यों से संघीय कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने की अपेक्षा की गई है ताकि चुनाव अपराधों पर मुकदमा चलाया जा सके, अन्यथा उन्हें अनुदानों की कटौती का सामना करना पड़ सकता है। मतदान अधिकार संगठनों ने इस आदेश की आलोचना की है, ये तर्क देते हुए कि ये विशेष रूप से रंगीन समुदायों के लोगों को मतदान से वंचित कर सकता है, जिन्हें आवश्यक पहचान पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। आदेश के खिलाफ कानूनी चुनौतियों की संभावना है क्योंकि कुछ इसे लोकतंत्र पर हमला मानते हैं। हालांकि गैर नागरिकों के लिए संघीय चुनावों में मतदान करना पहले से ही अवैध है। रिपब्लिकन इस उपाय का बचाव करते हैं, ये तर्क देते हुए कि यह अमेरिकी चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए आवश्यक है। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि चुनाव प्रणालियों में क्यूआर कोड जैसे तत्वों को बाहर रखा जाए और विदेशी नागरिकों को कुछ चुनावों में दान देने से मना किया जाए। आलोचकों का कहना है कि यह आदेश राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हैं। कुल मिलाकर ये कार्यकारी आदेश अमेरिकी चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है, लेकिन इसे कानूनी चुनौतियों का और आलोचनाओं का सामना वो करना पड़ सकता है। बात करते हैं मध्य पूर्व में युद्ध की आहट वो तेज हो रही है। इजरायल के गाजा, सीरिया और लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। वहीं अमेरिका यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों को निशाना बना रहा है, लेकिन अब इस युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। ध्यान से देखिएगा, तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं कि ईरान ने एक खतरनाक चेतावनी देते हुए अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का प्रदर्शन कर डाला है। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक 85 सेकंड का वीडियो जारी किया है जिसमें सैन्य कमांडर एक विशाल सुरंग में हथियारों के जखीरे के बीच चलते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो का संदेश साफ है कि ईरान दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकता है और किसी भी संभावित हमले का जवाब मिसाइलों की बारिश से देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने अमेरिका या उसके सहयोगी इजराइल पर हमला करने की जरूरत की तो उस पर सीधे हमले किए जाएंगे। ट्रंप की यह धमकी उस समय आई है जब पूरे मध्य पूर्व में युद्ध का माहौल गर्म हो चुका है। ईरान इस चेतावनी को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। मिसाइल सिटी का वीडियो जारी कर उसने ये दिखा दिया कि वो ना सिर्फ जवाब देने के लिए तैयार है बल्कि उसकी ताकत किसी के भी अनुमान से कहीं ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दिखावा है या युद्ध की तैयारी है। ईरान की मिसाइल सिटी के प्रदर्शन को कुछ लोग उसकी सैन्य ताकत दिखाने का प्रयास मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे उसकी रणनीतिक कमजोरी के तौर पर भी देख रहे हैं। अगर मजबूती की बात करें तो ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसके पास भूमिगत मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जिससे वो दुश्मनों पर अचानक हमला कर सकता है। वहीं अगर कमजोरी की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान को अपनी मिसाइलों को छिपाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वो अपनी रक्षा को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध होने वाला है। तो बता दें कि इजरायल लगातार हमले कर रहा है और उसके दुश्मन भी पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका पूरी ताकत से ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को खत्म करने में जुटा है और ईरान अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन करके यह संकेत दे रहा है कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर हालात जल्द नहीं संभले तो यह क्षेत्र एक भयानक युद्ध की चपेट में आ सकता है। सवाल यह भी कि कौन पहले हमला करेगा और किसकी ताकत वाकई में सबसे ज्यादा है। अब पूरी दुनिया इसी घड़ी का इंतजार कर रही है कि आगे क्या होगा। ईरान ने दिखा दिया अपना अंडरग्राउंड सिटी, मिसाइल सिटी कह लीजिए, हथियारों के जखीरे का स्थान कह लीजिए, लेकिन आगे क्या होगा ये हर कोई जानना चाहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। महत्वपूर्ण खबरें, रोचक खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। बात साउथ कोरिया की होगी। दक्षिण कोरिया के दक्षिणी क्षेत्रों में तेज हवाओं और शुष्क मौसम के कारण लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी है। इस आग में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि 5500 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मंगलवार को दक्षिण कोरिया के अंडोंग, उइसोंग, सांचोंग और उल्सान शहरों में यह आग भड़क उठी। शुष्क हवाओं की वजह से यह आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते 43,000 एकड़ से अधिक भूमि जलकर
खाक हो गई, राख हो गई। इस घटना में सबसे ज्यादा प्रभावित अंडोंग शहर जो है सिटी है वो हुआ है। यहां सबसे भीषण आग देखी गई है, जहां दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। इसके बाद उइसोंग और सानचोंग में आग का डरावना रूप देखा गया। इन इलाकों में सैकड़ों संरचनाएं जलकर खाक हैं। वहीं उल्सान शहर में आग की लपटों ने कई निवासियों को बेघर कर डाला। आग की भयानक लपटों ने सिर्फ घरों और जंगलों को ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया की ऐतिहासिक धरोहरों को भी नुकसान पहुंचाया है। 1300 साल पुराना एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर भी इस आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गया। ये मंदिर कोरियाई संस्कृति और बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सोचिए कितना बड़ा यहाँ पर आग का तांडव चल रहा है। तेज हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आग बुझाने के लिए सैकड़ों दमकल है, फायर फाइटर्स हैं, वो दमकल कर्मी जुटे हुए हैं, लेकिन शुष्क हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है, जिससे राहत अभियान में बाधा आ रही है। लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। सरकार ने प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए आपातकालीन आदेश जारी किए हैं। सैकड़ों घर जलकर राख हो चुके हैं और आग से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और कई लोग अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। दक्षिण कोरियाई सरकार ने इस तबाही से निपटने के लिए आपातकालीन राहत कार्य भी तेज कर दिए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं के रुख को देखते हुए आग पर पूरी तरह से काबू पाने में अभी और समय लग सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी आग है? तो बता दें कि पिछले कुछ सालों में दक्षिण कोरिया में कई जंगलों में आग लगी है, लेकिन इस बार की आग सबसे विनाशकारी मानी जा रही है। 43,000 एकड़ भूमि का जलना और 1300 साल पुराने मंदिर का नष्ट होना इस त्रासदी की भयावहता को दिखाता है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि कब तक इस आग पर काबू पाया जा सकता है और कितने लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकेगा। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर अब इतनी तीव्रता से हो चुका है, इतनी तीव्र हो चुका है कि रेगिस्तान में भी बर्फबारी होने लगी है। कोई मजाक नहीं है, रेगिस्तान में बर्फबारी। सऊदी अरब जो अपनी चिलचिलाती गर्मी और सूखे मौसम के लिए जाना जाता है, वहां अचानक सर्दी का कहर टूट पड़ा। मंगलवार को सऊदी अरब के असीर क्षेत्र में एक शक्तिशाली तूफान आया, जिसने भारी बारिश और ओलों की बरसात कर दी। देखते ही देखते रेगिस्तानी इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढक गया और ऐसा मंजर बना है जो वहां पहले शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण अब दुनिया भर के मौसम चक्र में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सऊदी अरब में जहां आमतौर पर भीषण गर्मी पड़ती है, वहां भारी बारिश, तूफान और ओलों की बरसात होना एक बड़ा संकेत है कि दुनिया का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। रेगिस्तानी इलाकों में अचानक आई मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है। कई इलाकों में इतने बड़े बड़े ओले गिरे कि पहाड़ियों और सड़कों पर पूरी तरह बर्फ की चादर बिछ गई। अचानक बदलते मौसम ने यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया। कई गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जलवायु परिवर्तन की चेतावनी है? विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब में इस तरह की बर्फबारी और ओलावृष्टि जलवायु परिवर्तन का एक सीधा संकेत है। जहां पहले रेगिस्तानी इलाकों में बारिश भी मुश्किल से होती थी, अब वहां सर्दी जैसी परिस्थितियां बनने लगी हैं। बर्फ के पिघलने और समुद्र के जलस्तर बढ़ने से दुनिया के मौसम चक्र में बड़ा बदलाव हो रहा है। जहां गर्मी होनी चाहिए वहां ठंड पड़ रही है और जहां ठंड होती थी वहां गर्मी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जलवायु परिवर्तन पर जल्द रोक नहीं लगाई गई तो ऐसी चरम मौसमी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। इस अप्रत्याशित बदलाव से स्थानीय लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। रेगिस्तानी इलाकों के लोग ऐसे मौसम के लिए तैयार नहीं होते, जिससे कई जगहों पर यातायात बाधित हुआ और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी घटना है या फिर ये जलवायु परिवर्तन का एक ऐसा संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि अब प्रकृति की ताकत से कोई भी सुरक्षित नहीं। तो सऊदी अरब में तूफान के बाद बर्फबारी और बर्फ से पूरा एक तरीके से पूरा इलाका सफेद हो जाए तो ये वहां के लिए भी बहुत नया है। चलिए ये खबर भी आपको बताई, विस्तार से समझाई। अब आगे चलते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस के आसमान में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ जब दो लड़ाकू जेट यानी फाइटर जेट्स हवा में आपस में टकरा गए। जेट्स आपस में टकराए। यह घटना पूर्वी फ्रांस के सेंट डिजियर हाउते मारने इलाके के पास हुई है, जहां फ्रांसीसी वायुसेना के अल्फा जेट एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी जरा देखिए। इस हादसे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि इतनी भीषण टक्कर के बावजूद कोई हताहत नहीं हुआ हो।
फ्रांस की वायुसेना के मुताबिक दोनों जेट एलीट पेट्रोल की डी फ्रांस एरोबैटिक टीम के थे और एक प्रशिक्षण मिशन पर ये दोनों थे। इसी दौरान वे हवा में एक दूसरे से टकरा गए। प्रशिक्षण के दौरान जेट्स हाई स्पीड मोड में थे, जिससे टकराने के बाद उनका संतुलन बिगड़ गया। जेट में मौजूद 2 पायलट और एक यात्री इजेक्ट कर बाहर निकलने में कामयाब रहे और सुरक्षित बच गए। ये काफी मुश्किल था। टक्कर के बाद एक विमान नीचे गिरते ही आग की लपटों में घिर गया, आग के गोले में तब्दील हो गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई कि हुआ क्या। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा बेहद भयानक था। आसमान में अचानक धमाका हुआ और जेट्स आग के गोले में बदल गए। कई लोगों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है कि इतनी भीषण दुर्घटना के बाद भी कोई जान नहीं गई। फ्रांसीसी वायुसेना ने पुष्टि की है कि दोनों जेट्स के पायलट और यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि हादसे के कारणों की जांच के लिए एक विशेष टीम जो उसकी गठित की गई है। हादसे पर फ्रांस की वायुसेना ने कहा है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन राहत की बात यह है कि हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे। हादसे के बाद एरोबैटिक टीम की प्रशिक्षण उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, ताकि घटना के कारणों की पूरी पड़ताल की जा सके। अगर पायलट समय रहते विमान से बाहर ना निकलते तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। इसके अलावा अगर जलता हुआ विमान किसी आबादी वाले इलाके में गिरता तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। फ्रांस में हुआ यह हादसा वायुसेना के लिए एक चेतावनी की तरह है। भले ही इस बार किसी की जान नहीं गई, लेकिन ऐसे हादसे भविष्य में गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सबकी नजरें इस जांच पर टिकी है कि आखिर ये टकराव तकनीकी खामी थी या कोई मानवीय गलती के चलते ये हादसा जो है ये हुआ है। अब इसकी जांच के बाद ही विस्तार से इसके बारे में पता चलेगा। चलिए, ये खबर भी आपको हमने बताई, विस्तार से समझाई। चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।